हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि स्टेट जुरिस्डिक्शन क्या होती है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल लॉ के अंदर। तो दोस्तों पहले तो ये देखें, जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है कोई अथॉरिटी, ठीक है, कि आपका कितना अख्तियार एक चीज़ों के ऊपर, कौन सी चीज़ें हैं जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, सुपरवाइज कर सकते हैं, ठीक है, अपने हाथ में ले सकते हैं, उन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, इसको बोलते हैं जुरिस्डिक्शन। तो जब हम स्टेट जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि कोई भी मुल्क है, कोई रियासत है, वो कौन से मामलात कंट्रोल करती है। मिसाल के तौर पर एक मुल्क है, उस मुल्क के अंदर, उसके बॉर्डर के अंदर जितनी भी लोग रहते हैं, अवाम रहती है, उसके लिए वो कानून साजी करते हैं, कानून बनाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं, उन चीज़ों को मैनेज करते हैं, तो हम इसको बोलते हैं स्टेट जुरिस्डिक्शन। लेकिन कहीं कहीं ना कहीं पे उस बॉर्डर के बाहर भी एक मुल्क की जुरिस्डिक्शन होती है, कि यानी कि वो जो मुल्क है वो सिर्फ अपने मुल्क के अंदर, उस बॉर्डर्स के अंदर, जो भी उसके बॉर्डर्स हैं वहाँ पे जो आवाम में रहती है, सिर्फ उसके लिए कानून साजी या उनकी चीज़ों को मैनेज नहीं करते। बाज़ औक़ात उनके बॉर्डर के बाहर, यानी कि किसी और मुल्क में भी अगर कोई उनके मुल्क का कोई बंदा रहता है तो वो उसको भी मैनेज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, इसको बोलते हैं जुरिस्डिक्शन। तो एक्चुअली इंटरनेशनल लॉ के अंदर ये बहुत ही अहम प्रिंसिपल होता है, जिसमें बताया जाता है कि एक रियासत, एक मुल्क की लीगल पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हैं ग्लोबल सिस्टम में। यानी देखो, अब हम सारी कंट्रीज़ जो है ना वो एक पूरी दुनिया में मौजूद हैं, तो अब हर एक कंट्री की अपनी अपनी स्टेट जुरिस्डिक्शन है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जुरिस्डिक्शन जो है ना उनके बॉर्डर से बाहर भी चली जाती है। तो अक्सर मुल्क आपस में इस चीज़ पे भी रहते हैं कि भाई इस चीज़ पे मेरा अख्तियार है, वो कहते हैं नहीं जी मेरा अख्तियार है। तो ये इसलिए बड़ा अहम कॉन्सेप्ट है स्टेट जुरिस्डिक्शन का। अब इसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जैसे टेरिटोरियल है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल है, प्रिस्क्रिप्टिव है। ये सारी चीज़ें ये मैं आपको आगे तफसील में बताता हूँ। तो जनाब सबसे पहले देखेंगे कि स्टेट जुरिस्डिक्शन का मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है स्टेट्स लीगल पावर्स इन डिफरेंट एरियाज। यानी किसी भी मुल्क का जो लीगल इख्तियार है, लीगल ताकत है, लीगल इख्तियारात हैं, वो डिफरेंट एरियाज में क्या क्या होते हैं। इस हवाले से इसके तीन कंपोनेंट हैं। फॉरेन रिलेशन लॉ ऑफ यूनाइटेड स्टेट के मुताबिक स्टेट जुरिस्डिक्शन के तीन कंपोनेंट है। नंबर वन, लेजिस्लेटिव जुरिस्डिक्शन। इसका मतलब है कि एक मुल्क जो है ना उसके पास कितना अख्तियार है कि वो कौन से कवानीन बना सकता है और उनको इन्फोर्स या प्रिस्क्राइब कर सकता है। उसके बाद एग्जेक्टिव जुरिस्डिक्शन। एग्जेक्टिव जुरिस्डिक्शन में ये होता है कि एक मुल्क के पास ये अख्तियार होता है कि वो कवानीन को इम्प्लीमेंट करता है, इन्फोर्स करता है। यानी कवानीन को इम्प्लीमेंट करना, लॉज को इम्प्लीमेंट करना, इन्फोर्स करना, ये भी आपकी जुरिस्डिक्शन है। और एक होता है जुडिशल जुरिस्डिक्शन। अब इसमें क्या होता है, एक मुल्क के पास ये अख्तियार होता है कि वो जो लीगल इश्यूज हैं उनको वो रिजॉल्व किया जाता है, एजुडिकेट किया जाता है, किस तरह हल किया जाता है। तो जो जुरिस्डिक्शन है, रियासत की जुरिस्डिक्शन है, उसके तीन कंपोनेंट है। नंबर वन कंपोनेंट लेजिस्लेटिव, यानी कानून बनाना अपने अवाम के लिए। दूसरा एग्जेक्टिव, उस कानून को इम्प्लीमेंट कराना। और तीसरा है जुडिशल, यानी उस कानून के तहत लोगों के मसाइल को हल करना। ये जनाब तीन बुनियादी कंपोनेंट होते हैं जुरिस्डिक्शन के। अब हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट जुरिस्डिक्शन, कि भाई ये जो स्टेट जुरिस्डिक्शन जो कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल लॉ का, इसके बुनियादी असूल क्या हैं जी। बुनियादी असूल इनके क्या हैं, ये एक्चुअली हमें बताते हैं कि किस तरह और कब एक रियासत अपनी जुरिस्डिक्शन का इस्तेमाल कर सकती है, ठीक है। यानी ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये हमें गाइड करते हैं, ये हमें बताते हैं, समझाते हैं कि एक रियासत की क्या एबिलिटी है, कब वो इन्फोर्स कर सकती है अपनी जुरिस्डिक्शन को, कब नहीं कर सकती, और दूसरा उसको किस तरह वो मैनेज करती है, ये देखते हैं। सो बुनियादी जो प्रिंसिपल हैं स्टेट जुरिस्डिक्शन के, उसमें नंबर वन आता है टेरिटोरियल प्रिंसिपल, उसके बाद एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, उसके बाद नेशनैलिटी, उसके बाद यूनिवर्सैलिटी, उसके बाद प्रोटेक्टिव। अब हम ये सारे जो प्रिंसिपल्स हैं इनको आसान अल्फाजों में समझने की कोशिश करेंगे। तो जनाब सबसे पहले है टेरिटोरियल प्रिंसिपल। सिंपल ये है कि भाई एक मुल्क है ना, उसकी हदूद, बॉर्डर के अंदर जो भी चीज़ें हैं उनको मैनेज कौन करेगा जनाब? हुकूमत खुद करेगी, ये रियासत करेगी। मिसाल के तौर पर इंडिया है, तो इंडिया की बॉर्डर के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो वहाँ की इंडियन सरकार मैनेज करेगी, वनी यानी कि वो इंडिया ही मैनेज करेगा, वही मुल्क करेगा। अब ऐसा तो नहीं होगा कि इंडिया के अंदर जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पे आके बांग्लादेश मैनेज करेगा, उन लोगों के लिए कवानीन बनाएगा, या नेपाल करेगा, ऐसा तो नहीं होगा ना।
अब टेरिटोरियल प्रिंसिपल में क्या होता है, एक तो होती है आपकी ज़मीन यानी लैंड, इंटरनल वाटर्स, टेरिटोरियल सी, एयर स्पेस, ये सारी चीज़ें अब कौन मैनेज करेगा, वो मुल्क करेगा जिस मुल्क के अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं। अगर एक मुल्क के अंदर कोई नहर बह रही है, एक मुल्क के अंदर कोई वाटर जो है ना बॉडी है, इंटरनल वाटर्स हैं, ज़मीन है, ये कौन देखेगा भाई, वही मुल्क देखेगा जिस मुल्क के अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं। उसके बाद अवाम है, ठीक है, एक टेरिटरी के अंदर जो लोग रहते हैं उनके ऊपर किस मुल्क का कानून होगा, यानी वो जिस मुल्क में रहते हैं। अगर पाकिस्तान के जो बॉर्डर्स हैं उसमें जो भी लोग रहते हैं उनके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान की ही चीज़ों को मैनेज करेगी ना, ठीक है ना। इवन कि अगर कोई बाहर से घूमने आएगा तो उसके ऊपर भी पाकिस्तान के कवानीन नाफिज होंगे। तो भाई वो यानी कि स्टेट जुरिस्डिक्शन का एक ये कॉन्सेप्ट भी है कि भाई अगर आप किसी मुल्क के हदूद में चले जाएंगे, उसके बॉर्डर को क्रॉस करेंगे, तो फिर भाई वो मुल्क आपको देखेगा, वही आपके, आप उसके कहने पे ही चलोगे। और उसके अलावा प्रॉपर्टी, यानी कि जितनी भी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी हैं किसी मुल्क के बॉर्डर्स के अंदर, उसके ऊपर किसका इख्तियार होगा, उस मुल्क का इख्तियार होगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसके अंदर ना दो अहम एलिमेंट्स आते हैं, एक होता है सब्जेक्टिव और एक होता है ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब ये है कि अगर एक क्राइम हुआ है, ठीक है, एक जुर्म हुआ है मुल्क की हदूद के अंदर, टेरिटरी के अंदर, तो ये इसको बोलते हैं, ये सब्जेक्टिव होता है और उसी बंदे को पकड़ा जाएगा। यानी कि मिसाल के तौर पर ए मुल्क में रहता है, वहीं पे उसी मुल्क के हदूद के अंदर उसने किसी का मर्डर किया तो उसको पकड़ा जाएगा और उसके ऊपर उसको सज़ा दी जाएगी। अब ऑब्जेक्टिव में ये होता है कि बाज़ औक़ात जुर्म जो है ना वो किसी और जगह होता है, यानी जुर्म हुआ है अफ़गानिस्तान में, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो आप अपने मुल्क की टेरिटरी के अंदर फेल कर रहे होते हैं, महसूस कर रहे होते हैं, तो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव टेरिटरी। ठीक है जी। अब ये बड़ा अहम चीज़ है कि जुर्म कहाँ पे हुआ है, किसी और जगह पे, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो कहाँ पे पड़ रहा है, आपकी टेरिटरी के अंदर होता है। तो यहाँ पे भी आप जो है ना टेरिटोरियल प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे। उसके बाद है जनाब एक्स्ट्रा टेरिटोरियल प्रिंसिपल, बड़ा आसान है कि मिसाल के तौर पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो आपकी हदूद, आपकी बाउंड्रीज़ के अंदर नहीं होती, लेकिन फिर भी आपके पास इख्तियार होता है, आप उनको मैनेज करते हैं। मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ की, मुख्तलिफ़ मुल्कों के अंदर एम्बेसीज़ होती हैं, कॉन्सुलेट्स होते हैं। अब जैसे पाकिस्तान के अगर एम्बेसी है यूके के अंदर, तो वो यूके की जो एम्बेसी की जितनी भी हदूद हैं, उस एम्बेसी के अंदर जो रूल्स रेगुलेशन है वो किसके चलेंगे, यूके के नहीं जनाब, वो तो पाकिस्तान के चलेंगे ना। इसी तरीके से अगर भारत की कोई एम्बेसी है जर्मनी के अंदर, तो उस एम्बेसी के अंदर कौन किसके असूल चलेंगे, इंडिया के चलेंगे। तो यानी कहने का मतलब है कि ये होता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल प्रिंसिपल, यानी एम्बेसी है जर्मनी के अंदर लेकिन इख्तियार आपका चल रहा है, तो हम इसीलिए कहेंगे कि भाई ये आपकी टेरिटोरियल से बाहर की चीज़ है लेकिन कंट्रोल आपका है। इसी तरीके से कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं आपकी, वो बाहर के मुल्कों में घूम फिर रही होती हैं, जैसे कोई जहाज़ चला गया है, कोई शिप चला गया है, एयरक्राफ्ट है, मिलिट्री बेसिस हैं। मिसाल के तौर पर बांग्लादेश का जो है ना एक जो जहाज़ है या वो जनाब चला गया है फ्रांस के अंदर, तो अब वो फ्रांस में होगा, लेकिन वो प्रॉपर्टी और उस जहाज़ को कब कैसे लेके जाना है, उसको मैनेज करना, उसका इख्तियार किसके पास होता है भाई, बांग्लादेश के पास होगा ना। तो ये भी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल प्रिंसिपल है। उसके बाद है नेशनैलिटी प्रिंसिपल, ये बड़ा अहम है। अब इसमें यह होता है कि रियासत जो है ना सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर आपको कंट्रोल करेगी, मैनेज करेगी, आपके ऊपर इख्तियार अप्लाई करेगी अगर आप उस मुल्क के नेशनैलिटी हो, आप उस मुल्क के सिटीज़न हो। यानी अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आप कहीं पे भी चले जाएंगे तो भाई आपके ऊपर पाकिस्तान के कवानीन अप्लाई होंगे। अब इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, इसके अंदर एक आता है एक्टिव और एक आता है पैसिव नेशनैलिटी। अच्छा, लेकिन वैसे जो नेशनैलिटी का प्रिंसिपल है ना दोस्तों, इसमें एक्स्ट्राडिशन के लॉज भी आते हैं। मिसाल के तौर पर बहुत सारे लोग जो है ना यहाँ जुर्म करके किसी और मुल्क में पनाह ले लेते हैं, तो फिर हम दूसरे मुल्क को कहते हैं कि भाई ये हमारा जो है ना क्रिमिनल बंदा आपके पास आ गया, इसको वापस करो, तो वो वापस कर देते हैं और फिर हम यहाँ उसको सजा देते हैं, छितर मारते हैं। तो ये क्या होता है, ये एक्स्ट्राडिशन लॉज भी इसी जुमरे में आते हैं। ठीक है जी। अब सबसे पहले है एक्टिव नेशनैलिटी जुरिस्डिक्शन। अब इसमें क्या होता है कि एक मुल्क जो है ना अपने ही नेशनल्स को प्रोसिक्यूट करते हैं, वो जुर्म करके जब बाहर चले जाते हैं, भाग जाते हैं। मिसाल के तौर पर एक फ्रेंच सिटीज़न है, उसने फ्रॉड किया, ठीक है, और अब वो ब्राज़ील में रहता है। अब ब्राज़ील तो उसके ऊपर यानी कि उसको सज़ा नहीं देगी, लेकिन फ्रांस जो है ना उसको चार्ज करेगा अपने फ्रेंच लॉ के तहत। ठीक है, हालांकि वो रहता ब्राज़ील में है लेकिन उसने जुर्म तो फ्रांस का किया था, फ्रांस के अंदर किया था, तो फ्रांस उसको सज़ा देगा और उसको पकड़ेगा और ब्राज़ील वालों को कहेगा कि भाई ये जो बंदा है ना ये आपके पास भाग के आ गया, मेहरबानी करके इसको वापस भेजो। अब ये क्या चीज़ है, ये है एक्टिव नेशनैलिटी जुरिस्डिक्शन। उसके बाद आती है, इसका एक रियल एग्जांपल भी मैं आपको देता हूँ कि
कुछ अर्सा पहले जर्मनी ने क्या किया, एक जर्मन बंदा था उसको जो है ना उसको सज़ा दी, वो जब सीरिया के अंदर, शाम के अंदर रह रहा था। अब वो रह रहा था जो है ना वो जर्मन नेशनल था, क्राइम्स उसने सीरिया के अंदर किए थे, लेकिन यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन और एक्टिव नेशनलिटी प्रिंसिपल के तहत जर्मनी ने उसको सज़ा सुनाई। इसके बाद आता है पैसिव नेशनैलिटी। अब इसमें क्या होता है कि हम क्या कर रहे होते हैं कि एक जो कंट्री है ना, फॉरेन नेशनल्स जो है ना, जिन्होंने क्राइम किया होता है उनके अपने मुल्क के खिलाफ, यानी देखो मैं एक मुल्क हूँ, मेरे शहरी के खिलाफ किसी और बंदे ने यानी कि जुर्म किया है, यानी किसी और मुल्क के बंदे ने मेरे शहरी को नुकसान पहुंचाया है, हालांकि वो जुर्म कहीं बाहर हुआ है, लेकिन मैं उसको यानी कि उसको सज़ा दूंगा। अब उसका एक एग्जांपल देखते हैं कि एक यूएस जो है ना टूरिस्ट था, वो यमन में किडनैप हो गया, और उसको किसने किडनैप किया, एक नॉन अमेरिकन बंदे ने किया, ठीक है। अब वो किडनैप किसने किया, किसी और मुल्क के बंदे ने, और कहाँ पे हुआ, किसी और मुल्क में हुआ। तो अमेरिका अब क्या करेगा कि अब पैसिव नेशनलिटी के जुरिस्डिक्शन को अप्लाई करते हुए उस बंदे को पकड़ेगा, उसको सजा देगा। वो कहेगा कि भाई अब ये मेरा मुजरिम है क्योंकि इसने मेरे शहरी को किडनैप किया, हालांकि वो यमन में था बंदा, अमेरिकन बंदा यमन में घूमने फिरने गया, उसको वहाँ पे यमन के किसी बंदे ने किडनैप कर दिया, अगवा कर दिया। तो अमेरिका कहता है भाई अब उस किडनैपर को मैं सजा दूंगा, हालांकि भाई वो अमेरिका का तो बंदा नहीं है और ना ही वो अमेरिका के हदूद में हुआ है, लेकिन ये जो पैसिव नेशनैलिटी है ना, इसके तहत जनाब अमेरिका उसको सजा सुनाएगा। इसका रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल ये है कि जनाब यूएसए ने क्या किया, एक लेबनान का जो बंदा था उसको प्रोसिक्यूट किया था क्योंकि उसने एक जहाज़ को हाईजैक किया था और उस जहाज़ के अंदर अमेरिका के बंदे थे। अब वो जहाज़ किसी और हुदूद में हाईजैक हुआ, वो जहाज़ हाईजैक करने वाला जो है ना वो लेबनान का बंदा था, लेकिन क्योंकि उसके अंदर जो लोग थे वो कौन थे, वो अमेरिकन थे और वो मुतासर हुए, तो अमेरिका ने जनाब पैसिव नेशनलिटी का असूल अप्लाई करते हुए उनको गिरफ्तार कर लिया। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद है यूनिवर्सल प्रिंसिपल। ये बड़ा अहम है कि बेटा कुछ ऐसे जराइम्स होते हैं वो कहीं पे भी हों, किसी भी जगह हों, उससे कोई फ़र्क नहीं होता, कोई भी रियासत उसको जनाब उसके ऊपर अपनी जुरिस्डिक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। अब वो कौन से इंटरनेशनल जुर्म्स हैं, जैसे पायरेसी है, स्लेवरी है, जेनोसाइड है, वार क्राइम्स हैं, टॉर्चर है, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, ठीक है। अब इसका मैं आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल देता हूँ। हुआ ये था कि स्पेन ने क्या किया, जो चिली का जो डिक्टेटर था उसको जनाब प्रोसिक्यूट करने की कोशिश की, उसको सज़ा सुनाने की कोशिश की, हालांकि क्यों कि जी उसने ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की, और ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन है वो इंटरनेशनल क्राइम है, ठीक है। और ये यूनिवर्सलिटी जो प्रिंसिपल है इसके तहत जनाब उसने उसको जो है ना सज़ा सुनाने की कोशिश की, हालांकि वो क्राइम्स चिली के अंदर हुए थे, स्पेन में नहीं हुए थे, लेकिन स्पेन ने कहा कि नहीं भाई, यूनिवर्सल जो प्रिंसिपल है ना जो का, उसके तहत ये जो जुर्म है इंटरनेशनल जुर्म है, ये कोई भी मुल्क इसके खिलाफ सजा दे। और बेटा यही वो प्रिंसिपल है जिसके तहत अमेरिका जो है ना हर मुल्क के अंदर घुस जाता है कि जी ये यूनिवर्सलिटी प्रिंसिपल है, इंटरनेशनल क्राइम्स हुए हैं तो मैं जनाब ठेकेदार हूँ, सुपर पावर हूँ इस पूरी दुनिया का, तो मैं जनाब इसके लोगों को सजाएं सुनूंगा। तो ये वो प्रिंसिपल है जिसके तहत ये पंगे लेता है दूसरे मुल्कों के अंदर। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद है प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल। ये भी बड़ा अहम है। अब इसमें ये होता है कि बाज़ औक़ात एक हुकूमत जो है ना, एक मुल्क जो है, जो रियासत है, वो जो फ़ॉरेन जो किसी और मुल्क के बंदे होते हैं उनके ऊपर भी अपनी जुरिस्डिक्शन को अप्लाई करता है, हालांकि वो उन्होंने वहाँ पे जुर्म किया होता है, लेकिन क्योंकि उसका जो असर है ना, उससे उसका असर जो है ना वो उस मुल्क के पर पड़ता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो किसी और मुल्क में रहती है, लेकिन वो क्या करती है कि एक दूसरा मुल्क है उसके लिए ना उस मुल्क की जो करेंसी है उसकी फेक जो है ना वो प्रिंटिंग करती है। यानी एक एक गैंग है, वो फ्रांस में बैठा है, ठीक है, क्रिमिनल लोग हैं, वो पाकिस्तान की ने झूठी करेंसी प्रिंट करके पाकिस्तान में भेज रहे हैं। अब वो बैठ वहाँ पे हैं, काम फ्रांस में कर रहे हैं, लेकिन उससे मुतासर कौन हो रहा है, पाकिस्तान हो रहा है। तो पाकिस्तान जनाब प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल के तहत तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा, क्योंकि पाकिस्तान कहेगा कि भाईजान ये जो मामला है नेशनल सिक्योरिटी का है, सॉवरेंटी का है, इससे हम मुतासर होते हैं, ये बंदे बाहर के हैं, बाहर बैठ के जुर्म कर रहे हैं, लेकिन इससे मुतासर हम हो रहे हैं, हमें नुकसान पहुँच रहा है, तो हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब इसी तरीके से कुछ फॉरेन नेशनल्स हैं, वो किसी और मुल्क में बैठ के आपके मुल्क के अंदर टेररिस्ट अटैक का एक प्लान बनाते हैं कि जनाब हमने कनाडा को जो है ना एम्बेसी में बैठ के ना वो प्लान करते हैं कि जी हम फलां मुल्क में जाके ना वो धमाके करेंगे। तो जब ये होगा तो तब भी जनाब क्या होगा कि जिस मुल्क के खिलाफ वो दहशतगर्दी करने जा रहे हैं, जिस मुल्क को नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं, तो उस मुल्क के पास प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल के तहत वो उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये मैंने आपको प्रिंसिपल बताया। यही प्रिंसिपल एक्चुअली इनकी टाइप्स भी हैं, लेकिन हम फिर अलग से भी कर लेते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन आ जाता है तो
हमारा ये जो टॉपिक है ज़रा लेंथी हो जाएगा। अब आपको मैं आसान अल्फाजों में इसकी टाइप्स ही बताता हूँ। ये वही प्रिंसिपल है लेकिन हम इसको टाइप्स की कैटेगरी में भी डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, सिंपल भाई, एक मुल्क है उसके अंदर जो हदूद के अंदर जो भी चीज़ें हों है लोग रहते हैं, आवाम है, प्रॉपर्टी हैं, जो भी हैं, उसको कौन कंट्रोल करेगा? वो हुकूमत करेगी। तो हम इसको बोलते हैं भाई ये मेरी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ये है कि बाज़ औक़ात आपका शहरी होता है, वो आपके मुल्क, आपके टेरिटरी से निकल के किसी और मुल्क की टेरिटरी में जाके जुर्म करता है और आप उसको सज़ा सुनाते हैं, आप उसको कंट्रोल करते हैं। और इवन कि आप बाज़ औक़ात क्या करते हैं कि आपका शहरी है, वो किसी और मुल्क में रहता है और वहाँ पे कारोबार करता है, लेकिन आप उससे कोई टैक्स वगैरह लेते हैं। तो ये कौन सी जुरिस्डिक्शन है? ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल है। ठीक है जी। उसके बाद है जनाब प्रिस्क्रिप्टिव जुरिस्डिक्शन। अब इसमें क्या होता है कि एक मुल्क जो है ना कुछ लॉज बनाता है, कवानीन बनाता है, लेकिन उस कवानीन का जो इम्पैक्ट है ना वो आपका ही बंदा जो किसी और मुल्क में बैठा है उसके ऊपर पड़ता है। मिसाल के तौर पर अमेरिका ने एक कानून बनाया हुआ है, यूएस फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट, और उसमें उन्होंने कहा है कि भाई यूएसए की जो कंपनीज हैं जो बाहर के मुल्कों में काम करती हैं उनके ऊपर उन्होंने उनको कहा है कि भाईजान आपने ना करप्शन नहीं किया, अगर करप्शन की तो हम आपको सज़ा सुनाएंगे। इवन कि आप वो अमेरिका में नहीं हो, अमेरिका में बाहर जाके काम करते हो, लेकिन ये कानून आपके ऊपर भी इम्प्लीमेंट होगा। तो इसी तरीके से अगर एक मुल्क कानून बनाता है, उस कानून का जो है ना वो कानून जो है ना और जो आपके मुल्क का बंदा किसी और मुल्क में रहता है उसके ऊपर भी यानी कि इम्प्लीमेंट होगा। हम इसको बोलते हैं प्रिस्क्रिप्टिव जुरिस्डिक्शन। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद इन्फोर्समेंट जुरिस्डिक्शन। अब इसमें यह होता है कि एक हुकूमत, एक मुल्क है, रियासत है, स्टेट है, उसके पास ये जुरिस्डिक्शन है कि वो अपनी कवानीन को इन्फोर्स करवाए। अब वो कवानीन बाज़ औक़ात क्या होता है कि मुल्क के अंदर भी इन्फोर्स करवाए जाते हैं, बाज़ औक़ात बाहर भी होते हैं। अब जैसे एक बंदा यहाँ से जुर्म करके बाहर जाता है, लेकिन आप फिर भी उसके पीछे जाते हैं और उसको पकड़ के वापस ले आते हैं, तो यानी आप अपने कानून को यहाँ पे भी इन्फोर्स कर सकते हैं और अपनी टेरिटरी और बॉर्डर से बाहर भी इसको इन्फोर्स करवा सकते हैं, जिसका एक एग्जांपल है एक्सट्राडिशन के लॉज। एक्सट्राडिशन के लॉज क्या होते हैं? यही होते हैं ना कि भाई आपके मुल्क में का एक बंदा है, क्रिमिनल है, वो किसी और मुल्क में भाग गया है और आपने उसको सज़ा सुनानी है, तो क्योंकि अब आपके पास एक्सट्राडिशन का लॉ मौजूद है तो आपने उसको पकड़ के वापस यहाँ पे आके सज़ा देनी है। उसके बाद है जनाब नेशनैलिटी जुरिस्डिक्शन। ये सिंपल है कि भाई आप अगर एक मुल्क के नेशनल हो, फिर आप किसी भी मुल्क में रहते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जिस मुल्क के नेशनल हो, नेशनलिटी है, उसी मुल्क का आपके ऊपर लॉज अप्लाई होंगे। उसके बाद है फ्लैग जुरिस्डिक्शन। ये भी बड़ा अहम है कि कुछ एयरक्राफ्ट हैं उनके ऊपर एक मुल्क का झंडा होता है, तो इसका मतलब है कि उन एयरक्राफ्ट पे उस मुल्क के ही कवानीन यानी कि इम्प्लीमेंट होंगे। ठीक है। अगर मिसाल है एक शिप है, वो अगर उसके ऊपर अमेरिका का फ्लैग है तो इसका मतलब है कि उस शिप के ऊपर किस मुल्क के कवानीन इम्प्लीमेंट होंगे, वो यानी कि अमेरिका के होंगे। ठीक है। और इसके लिए भी एक इंटरनेशनल रूल्स मौजूद हैं जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। ठीक है। उसके बाद है जनाब 7वीं कैटेगरी है यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन। इसमें जनाब कोई भी हुकूमत मुल्क जो है, रियासत जो है, कंट्री है, वो जो है ना अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकता है। अब ये जो इसमें क्या होता है, मिसाल के तौर पर कुछ सीरियस क्राइम्स हैं जो इंटरनेशनल क्राइम्स हैं, यानी इंटरनेशनल लॉ कहता है कि भाई ये जुर्म जो है ना किसी भी मुल्क में हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी मुल्क उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। एक बंदा है वो वार क्राइम करता है, चाहे वो लिबनान में बैठ के करता है, शाम के अंदर बैठ के करता है, चाहे वो जर्मनी में बैठा है, फ्रांस में, ब्राज़ील में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी मुल्क उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। तो यानी इस मामले में सब मुल्कों के पास जुरिस्डिक्शन है। अब वो कौन से जुर्म्स हैं? जैसे जेनोसाइड का मतलब होता है मर्डर करना, किसी खास नस्ल के लोगों को मारना। ठीक है। जेनोसाइड, वार क्राइम्स हैं, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। ये जो फ़लस्तीन का मामला है, फ़लस्तीन के मामले पर अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे कंट्रीज़ जो है ना वो इसराइल को सज़ा सुनाते हैं, नेतन्याहू को सज़ाएं देते फिर रहे हैं। वो किस कानून के तहत? भाई ये इस यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन के तहत, कि क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन आप लोग कर रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, तो जनाब हम आपको सज़ा सुनाएंगे। तो इस तहत सारे मुल्क उसके खिलाफ सज़ाएं सुनाते हैं। अब उसको सज़ा मिलती है नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन वो अपनी जुरिस्डिक्शन को अप्लाई करते हैं। सो दोस्तों ये हो गई हमारी जुरिस्डिक्शन, स्टेट जुरिस्डिक्शन की टाइप्स। अब हम देखते हैं कि इसकी लिमिटेशन भी, हाँ जी लिमिटेशन भी हैं। देखें, कुछ मुल्कों की सॉवरेंटी होती है, आप उनकी सॉवरेंटी को यानी कि ब्रीच नहीं कर सकते। एक मुल्क है वो ये नहीं कहेगा कि आप मेरे मुल्क में आके किसी बंदे को पकड़ के फेंटी लगाएं, वो कहेगा नहीं भाई आपने मेरे से इजाज़त मांगी, ये मेरी वो मामला है। अभी ये रिसेंटली जो इंडिया और पाकिस्तान का इशू हुआ, तो इंडिया ने यही क्लेम किया ना कि जी हमने पाकिस्तान के अंदर जो बकौल उनके जो टेररिस्ट कैंप है हमने उनको मारा है। तो पाकिस्तान ने कहा भाई आप मेरी स्टेट सॉवरेंटी को क्यों चैलेंज कर रहे हो, ना करो, ये लिमिटेशन है स्टेट जुरिस्डिक्शन की। इसी तरीके से डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी भी होती है।
बाज़ औक़ात कुछ डिप्लोमेटिक लोग जो होते हैं, सरकारी अफ़सर जो दूसरे मुल्कों में जाके काम करते हैं, सफ़ीर होते हैं, उनको इम्यूनिटी हासिल होती है। वो उस मुल्क में कुछ भी कर रहे हैं तो उनको प्रोटेक्शन दी जाती है। जैसे पाकिस्तान के अंदर एक बंदा था अमेरिकन, वो आपको पता है कि सफारत खाने का बंदा था, रेमंड डेविस के नाम से। वो यहाँ पे पाकिस्तान कुछ लोगों को उसने मार दिया, एक्सीडेंट कर दिया, लेकिन आपको पता है फिर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, वो वापस चला गया। अमेरिका ने उसको बचा लिया। तो यहाँ पे भी उसको इम्यूनिटी हासिल थी, वो क्योंकि जी वो डिप्लोमेट है, उसको ये इम्यूनिटी हासिल है, ये है, वो है, और उसके लिए भी एक कानून मौजूद है, वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन। इसके अलावा कुछ ट्रीटी भी होती हैं, कुछ मुल्कों ने आपस में एग्रीमेंट भी किए होते हैं कि भाई अगर मेरा कोई बंदा आपके मुल्क में भाग आएगा तो आपने खुद ही उसको देख लेना है, मेरी तरफ से छुट्टी है, आप उसको मारो, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं आपके मुल्क में नहीं आऊँगा। तो मतलब माहदे भी होते हैं। तो ये जो 3 चीज़ें हैं, सॉवरेनिटी, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी और ट्रीटी ऑब्लिगेशन, ये जनाब स्टेट जुरिस्डिक्शन के कॉन्सेप्ट को ज़रा लिमिट करते हैं, महदूद करते हैं। ठीक है जी। सो दोस्तों, ये था हमारा एक अहम टॉपिक, स्टेट जुरिस्डिक्शन। इसके अंदर मैंने आपको प्रिंसिपल, इसकी टाइप्स, इसकी लिमिटेशन, इसका मतलब सब कुछ आपको आसान अल्फाजों में बताने की कोशिश की है। अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें।